हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें हम बेसिक्स स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। थ्रू आउट द चैप्टर हमें पढ़ना क्या है वो पहले मैं आपसे थोड़ा डिस्कस कर दूं। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर वो कंट्रोल्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है, कंट्रोल्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है तो करंट बनाता है। रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई करंट नहीं बनता। तो बेसिकली करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीन बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझनी है, उनके बेसिक फंडे देखने हैं। उसके बाद हम इनको रिलेट करते हैं ओम्स लॉ से। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ओम्स लॉ की क्या लिमिटेशंस हैं। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर के थ्रू फ्लो करते हैं तो उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम देखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, करंट के टर्म्स में। मोर ओवर इनका यूज करके हम ओम्स लॉ को फील्ड फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हैं। करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड नेटवर्क्स। करंट और वोल्टेज कैसे निकालते हैं सर्किट के किसी भी पार्ट में, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। इसके बाद आपको डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। यूजिंग किरचॉफ्स लॉज आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। किरचॉफ्स लॉ जो जंक्शन रूल है और वोल्टेज रूल, दो रूल्स आप पढ़ेंगे। जंक्शन रूल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है और वोल्टेज रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इन दोनों रूल्स को पढ़ करके हम काफ़ी अच्छे क्रोनिक नेटवर्क्स को सॉल्व कर सकते हैं और इसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। नेक्स्ट डिवाइसेस जो मैंने आपको बताया उसमें पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, इन सारी चीज़ों को वन बाय वन आप डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी थ्रू आउट आवर कोर्स ड्यूरेशन of this chapter। तो इन पर्टिकुलर आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स, दैट इज करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज ईएमएफ के क्या रिलेशंस हैं, ऑल दीज थिंग्स वी वांट टू स्टडी। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर का पीस है। ध्यान से देखिए, इस कंडक्टर के अंदर आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडम ओरिएंटेशन है उनकी, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ध्यान देना, रैंडम डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इनसे कोई करंट नहीं बनता। आपने कोई वोल्टेज नहीं लगा रखी, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और इस केस में करंट भी जीरो है। लेकिन अगर इसी कंडक्टर को आप दोबारा लें और इसके क्रॉस वोल्टेज लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस का कोई सोर्स लगा दें आप इसके क्रॉस, जैसे यहाँ पर आपने एक वोल्टेज का सोर्स लगा दिया, इसकी की को ऑन कर दिया, ऑन करते ही यहाँ पर वोल्टेज भी है, वोल्टेज इज नॉट जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉट जीरो, दोनों प्ले पे आ गए। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ध्यान देना, कंडक्टर के अंदर बोल रहा हूं मैं, करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही आपकी अलग अलग चीज़ें, इलेक्ट्रोलाइट, सेमीकंडक्टर, वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारी चीज़ें आएंगी, हम आगे बाद में देखते हैं उसको। फिलहाल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ आपका बैटरी का नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस होगी। कहाँ होगी, प्लस से माइनस। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, माइनस से प्लस, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स are moving in a proper direction now, they are moving in a proper direction and this direction is opposite to electric field। क्या इनकी वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद, वोल्टेज लगाने के बाद, एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जो आगे हमें स्टडी करनी। अभी फिलहाल हम करंट देख रहे हैं। तो फिर देखिए दोबारा, मैं कहूँगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंट्रोल्ड डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल्ड डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड करंट। इफ आई से करंट, आई से डिनोट करता हूं मैं, दिस इज सिंपली चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर पर यूनिट टाइम इन ए प्रॉपर डायरेक्शन। याद रखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट है एम्पियर। क्या यूनिट है, एम्पियर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या है, एम्पियर। अब करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज इन ए कंट्रोल डायरेक्शन
करंट अपॉन टाइम। क्लियर? कब होगा? जब आपने वोल्टेज अप्लाई कर दी तब होगा। अगर वोल्टेज नहीं अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। आई थिंक इट्स क्लीन। बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन ध्यान से सुननी है। हर चैप्टर की स्टार्टिंग बेसिक से ही होती है ताकि चीज़ें हमें समझ में आए अच्छी तरह से। अच्छा, अब देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पर कहूँ कि 1 एम्पियर क्या है, आप 1 एम्पियर को डिफाइन करो, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज शुड बी 1 कूलम एंड टाइम शुड बी 1 सेकेंड, यानी दैट इज 1 कूलम पर सेकेंड। तो आई कैन डिफाइन 1 एम्पियर एज व्हाट? Amount of charge if that is 1 coulomb and in time 1 second, that is going to make 1 ampere current. तो proper definition will be यहाँ पर चार्ज के टर्म्स में क्या डेफिनेशन बनेगी? इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड टाइम, एक सेकेंड टाइम में 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, जब मुझे करंट को सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स में तो आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी, न्यूमेरिकल्स के लिए भी और कॉन्सेप्चुअल्स के लिए भी। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, करंट के अंदर डायरेक्शन होती है, यस होती है। फिर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्वेश्चन अराइजेस, डायरेक्शन के बाद भी स्केलर क्वांटिटी है? यस, इवन दो इट हैज ए डायरेक्शन, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉस। It does not obey vector laws, वेक्टर रूल्स को ओबे नहीं करता, सिंपल एल्जेब्रिक सम फॉलो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका करंट आया एक ब्रांच में I1 और दूसरी ब्रांच से आ रहा है I2। जब ये दोनों ब्रांचेस मिलेंगी तो जो तीसरी ब्रांच से करंट जाएगा I3, दैट विल बी सिंपली I1 प्लस I2। आर यू गेटिंग? यहाँ पे वेक्टर सम नहीं हो रहा। अगर पहली ब्रांच से मान लो 2 एम्पियर आ रहा है और दूसरी से 5 एम्पियर आ रहा है तो अंडरस्टूड है यहाँ पर 7 एम्पियर जाएगा। दिस इज सिंपल एल्जेब्रिक सम, दिस इज नॉट ओबेइंग वेक्टर रूल्स। तो याद रखना, डायरेक्शन होने के बावजूद करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर रूल्स को ओबे नहीं करता। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या है इसकी? इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। From positive to negative terminal of the battery, that is opposite to electron flow. Clear? Opposite to electron flow. पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के उल्टा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो आपका -2 प्लस है, याद रखिएगा। तीसरी बात, करंट कैरियर कौन है? हु इज करंट कैरियर? ये सारे कॉन्सेप्चुअल्स हैं। करंट कैरियर कौन है ध्यान रखेंगे। करंट कैरियर हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं करंट कैरियर में? फॉर कंडक्टर्स हु आर करंट कैरियर्स, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होते हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा, देखिए सीन चेंज करता हूँ, ध्यान से देखिए यहाँ पर, अब नज़र आ रहा है। फॉर कंडक्टर्स कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन है करंट कैरियर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? आपके पास कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपको पता है हर एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो कंडक्शन होता है दैट इज ओनली ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई मुझसे बोले फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके आयंस करंट कैरी करते हैं। कौन करंट कैरी करता है? आयंस। दे कैन बी पॉजिटिव आयंस, दे कैन बी नेगेटिव आयंस। अगर हम आपके पास सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर्स के अंदर दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव कैरियर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं होल्स। इनके बारे में हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो याद रखना, कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आयंस, सेमीकंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोलना चाहिए मुझे, दे आर द करंट कैरियर्स। इसके अलावा चौथी बात, अगर हम मेटल्स के अंदर बात करें, मेटालिक कंडक्शन, और हम बात करें आपसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, इनमें क्या बेटर है और क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिएगा, मेटालिक कंडक्शन इज बेटर
देन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्यों? मेटल्स में कंडक्शन इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हल्के होते हैं, लाइट होते हैं, जिसके कारण वो मूव फास्ट। इनका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होने के कारण जो चार्ज होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर वो ज़्यादा होता है। क्लियर? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके पास आयंस करंट कैरी करते हैं जो कि हैवी होते हैं, तो दे मूव स्लो मूव करते हैं, तो करंट कम बनता है। साइज इनका बड़ा होता है, लार्ज साइज, जिसके कारण यहाँ पर चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल, तो कम चार्ज होगा पर यूनिट वॉल्यूम, और जब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कम होगा तो आपके पास करंट भी कम बनेगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज लेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इज हाई, क्योंकि विस्कोसिटी वगैरह भी प्ले में आ जाती है। क्लियर? ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आई थिंक इट्स क्लीन जो आपने पढ़ा। सबसे पहली बात, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ध्यान देना, चार्ज इन ए कंट्रोल डायरेक्शन इज कॉल्ड करंट। अब ये चार्ज कौन सा है? मेटल्स में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। आयंस कहाँ पर है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में। और अगर हाँ हम गैस डिस्चार्ज ट्यूब की बात करें, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दोनों ही करंट कैरी करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन से मेटालिक कंडक्शन हमेशा बेटर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा है एज कंपेयर टू आयंस, तो हमारे को चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाता है। मोर ओवर इलेक्ट्रॉन्स फास्ट मूव करते हैं, तो उसके कारण वहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा बनती है। मेटालिक कंडक्शन के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। यहाँ तक आपको ये बातें अगर याद रखेंगे तो हम इसके बाद आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। इसे ध्यान से देख लीजिए एक बार और नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें और, जैसे हमने कहा करंट, हमने 4 बातें लिखी थी, 5th पॉइंट आई एम राइटिंग। करंट इज, हमने बोला चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है? NE। Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा हुआ है, तो NE बाई टाइम, जहाँ पर N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम N को देखें तो N की वैल्यू आएगी, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट विल बी IT अपॉन E। तो आई कैन ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? कैसे? करंट के टर्म्स में IT अपॉन E। जैसे सपोज करो, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूं, लेट मी चेंज द कलर। फाइंड number of electrons that will make 1 ampere current in 1 second time. 1 ampere current in 1 second time. 1 सेकेंड टाइम में 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? तो ऐसे इस टाइप के 1 एम्पियर हो या 2 एम्पियर हो, कुछ भी वैल्यू हो, टाइम की भी कुछ वैल्यू हो, आप निकाल सकते हैं। बाकी ये वैल्यू आपने याद रखनी है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं काफ़ी यूज होता है। हमें मालूम है N इज IT बाई E। व्हाट इज I बेटा? 1 एम्पियर, टाइम भी 1 सेकेंड, और E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, दैट इज 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और इसको हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए वैसे तो, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। दिस मच, मतलब 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू गिव यू 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड टाइम। बाकी ध्यान देना, टाइम चेंज करूंगा या करंट चेंज करूंगा तो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज हियर। नेक्स्ट इज, पहला फॉर्मेट था करंट के क्वेश्चंस को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में सॉल्व करने के लिए। दूसरा फॉर्मेट है, अगर चार्ज इज नॉट कांस्टेंट, चार्ज वेरीज विद टाइम, आई मस्ट से चार्ज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ऐसी कंडीशन में जो करंट होगा दैट विल बी dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके आएगा। और मोर ओवर dq इज I dt, ध्यान से देखिएगा, तो चार्ज इज इंटीग्रेशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये बातें वेरिएबल फॉर्मेट के लिए, कैलकुलस फॉर्मेट यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे सपोज करिए, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। इफ चार्ज वेरीज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन t² - 2t + 1,
microcoulomb. This is the value of charge. Question is find current at t is equal to something, कुछ भी 1 सेकेंड ले लेते हैं. t is equal to 1 सेकेंड पे आप करंट निकालिए. t is equal to 2, 3 कुछ भी बोल सकता है. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें मालूम है करंट इज dq बाई dt क्योंकि चार्ज वेरिएबल है. अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए. टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t माइनस में 2t का 2 और आपके पास ये माइक्रो कूलम था तो करंट हो जाएगा माइक्रो एम्पियर. अब आपके पास क्वेश्चन में था t इज इक्वल टू 1 तो एट t इज इक्वल टू 1 करंट की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2. t की जगह 1 रख दीजिए दैट इज 0. अगर मान लो क्वेश्चन में होता t इज इक्वल टू 2 पे भी निकालो तो t इज इक्वल टू 2 पे बोलता तो i इज इक्वल टू 2t. t की जगह 2 रखो तो 2 2 जा 4 माइनस 2 दैट इज 2 और यूनिट इज माइक्रो एम्पियर. तो आई थिंक सो इट इज क्लियर कि आपके पास कि अगर चार्ज की इक्वेशन दे रखी है तो उसको डिफरेंशिएट करके करंट आएगा और करंट में जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम की आप वैल्यू डाल दीजिए, आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी. ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए इसको. लेट मी स्लाइड द थिंग्स. तो दो फॉर्मेट आपने स्टडी किए बेटा. कौन कौन से? एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में करंट को सॉल्व करना और दूसरा अगर चार्ज टाइम का फंक्शन है, चार्ज टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो आप डिफरेंशिएशन को इन्वॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए. इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है, याद रखेंगे. मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, सर्कल में घूम रहा है. दिस इज ए चार्ज q दैट इज मूविंग विद स्पीड v along a circular track of radius r. Now what is the current it is going to make? तो मैं बोलना चाहता हूं if charge is moving along a circle, ऐसी कंडीशन में आपके पास करंट विल बी चार्ज अपॉन में टाइम. चार्ज अपॉन में टाइम, यहाँ टाइम क्या है? टाइम पीरियड. इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई आर बाई वी. सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और डिस्टेंस क्या हुआ? सरकमफ्रेंस 2 पाई आर अपॉन में वी. तो आई कैन से करंट इज q अपॉन 2 पाई आर अपॉन वी गोज अप. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट इफ चार्ज इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ. क्लियर? एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे. क्वेश्चन है आपके पास कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है. आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं जरा पिक्चर चेंज करता हूं. कह रहे सर्कुलर पाथ है, इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है. इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, चार्ज समझ में आ गया अपने आप ही. और इस पाथ का रेडियस है 200 आर्मस्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रॉन की स्पीड है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड. कह रहे फाइंड व्हाट इज द करंट एसोसिएटेड विद दिस इलेक्ट्रॉन moving along the circular path. Let us come on to the solution. We know that current is charge upon time period. Charge is electron. Time period is 2 pi r by v. And now what is E? Substitute it. V की वैल्यू रखिए 2 × 10⁶ अपॉन 2 pi r कितना है? 200 आर्मस्ट्रॉन्ग. आर्मस्ट्रॉन्ग के 10⁻⁻10. और अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है ऊपर 3.2 अपॉन 400 पाई. आपको पता है 10 की पावर्स को अलग करिए, बाकी नंबर्स को अलग करिए और ऊपर आ गया 10 की पावर -19 + 10 दैट इज -9, -9 + 6 दैट इज -3 यानी मिली एम्पियर. तो दिस इज द वैल्यू. वी कैन से 4 से अगर इसको काट देंगे तो ऊपर आएगा 0.8 अपॉन में 100 पाई अपॉन में 100 पाई. 100 इज 10⁻², ऊपर ले गए 10⁻⁻5. आई कैन से दिस इज 8 अपॉन पाई माइक्रो एम्पियर. और आपको पता होना चाहिए वैल्यू 1 अपॉन पाई की वैल्यू, ये याद रखेंगे. 1 अपॉन पाई सॉल्व भी कर सकते हैं, बाकी इट इज ऑलवेज 0.318. 1 अपॉन पाई स्क्वायर कहीं भी आ जाए दैट इज 0.1 और 1 अपॉन √2 कहीं भी आ जाए दैट इज 0.707. ये तीन वैल्यूज अगर आप याद रखेंगे तो आपको फिजिक्स की कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी. 1 अपॉन पाई 0.318, 1 अपॉन पाई स्क्वायर 0.1, 1 अपॉन √2 0.707.
आई थिंक इट्स क्लियर। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अपने करंट की बेसिक स्टडी की है। ये फर्स्ट बेसिक लेक्चर था कि व्हाट इज करंट एंड हाउ कैन वी कैलकुलेट करंट यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। 7 टेक्निक्स अपने 7 पॉइंट पढ़े, जिसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल हैं और कुछ न्यूमेरिकल हैं। एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, एक बार अपने नोट्स पे फोकस करते हैं यहाँ पर फिर से। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, अगर मान लो आपको करंट और टाइम का ग्राफ दिया हो, करंट वर्सेस टाइम, तो याद रखिएगा करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है, इसके नीचे जो भी एरिया आएगा, दिस एरिया दैट इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज, दिस एरिया इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर्ड। ये बात आप और याद रखेंगे, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार रिवाइज करिए। इसके आगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कंटिन्यू करेंगे। सी यू ऑल, गुड बाय।